ओके। तो आज हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रेंट का बाकी का पार्ट। कंस्ट्रेंट का कल मैंने बताया था आपको कि नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, करेक्ट, यही दो कंप्लीट किया था ना। तो उसके आगे आज बताएंगे यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, वो कल मैंने बताया था। आज उसके आगे प्राइमरी की पे काम करते हैं। यहाँ पहले देखते हैं हमारे, मैंने जो ये फाइल है इसमें, हाँ। तो नॉट नल और यूनिक कंप्लीट हो गया था, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब बताएंगे। चेक कंस्ट्रेंट। ओके। तो टेबल्स पहले यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से टेबल्स में क्या क्या कर सकते हैं। एम्प्लॉय टेस्ट, कल एम्प्लॉय टेस्ट पे हमने शायद यूनिक बनाया था, नहीं है। अच्छा, न्यू पे होगा फिर। न्यू पे है। कल इस पे नॉट नल भी लगाया था और यूनिक कंस्ट्रेंट भी बनाया था। तो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर न्यू, सबसे पहले ये जो कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट को मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, क्योंकि कल मैंने क्रिएट कंस्ट्रेंट तो बताया था, अब ड्रॉप कंस्ट्रेंट भी तो जानना होगा, है ना। तो जैसे मैंने हम लोग बताया था ना कि ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम डालते हैं, करेक्ट। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। नहीं यार, ये अल्टर से होता है, सॉरी। इसका अलग से, अल्टर टेबल, टेबल नेम, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर न्यू, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। ठीक है, यही है ना, CUEMP ID। तो ये अल्टर स्टेटमेंट चलेगा। हाँ, तो ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर न्यू अल्टर हो गया। अब इसके ऊपर शिफ्ट F4 वापस से करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट वो चला गया, डिलीट। ठीक है। तो अब उसी कॉलम पे, यानी पहले एम्प्लॉय वाले जो टेबल्स थे, एम्प्लॉय न्यू, इसमें वापस से क्वेरी करता हूँ। कल मैंने जो कंस्ट्रेंट लगाया था यूनिक वाला, एम्प्लॉय आईडी पे लगाया था, करेक्ट। आज उसी कॉलम पे मैं प्राइमरी की लगा देता हूँ। ठीक है। तो प्राइमरी की लगाने के लिए अगेन क्रिएट के टाइम पे भी कर सकते हैं, जैसा कि कल बताया था यूनिक कंस्ट्रेंट के टाइम पे, कि आप टेबल क्रिएट कर रहे हो उस समय भी कर सकते हो, इन लाइन एंड आउट ऑफ लाइन, या तो फिर अब बन गया है तो अल्टर स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले वो कहाँ गया, वो क्रिएट वाला स्टेटमेंट मैं निकालता हूँ। अरे, ठीक है, क्रिएट टेबल का यही था स्टेटमेंट। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पर निकाल के लाया, ऑलरेडी ये बना हुआ है, बट इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा नहीं। तो सिमिलर तरीका है, यहाँ पर कॉलम का नेम एंड डेटा टाइप, फिर आगे में आप डाल दो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम। लेट से प्राइमरी की बनाना है तो मैं आगे में PK अलियास ये रख रहा हूँ, प्रीफिक्स रख रहा हूँ, तो ताकि मुझे पता चले कि कंस्ट्रेंट का नाम से कि ये प्राइमरी की है। तो PK_EMP_ID, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम हो गया। अब यहाँ पर किस तरह का कंस्ट्रेंट है तो वो लिखेंगे, तो प्राइमरी की है। ठीक है। और यहाँ पे कॉलम नेम का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इनलाइन डेफिनेशन है। ठीक है। अगर इसी को अगर मैं यहाँ ना लिखूँ, अगर दूसरे तरीके से लिखना है, आउट ऑफ लाइन वाला स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ यहाँ से मैं कट करता हूँ, और यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम डेफिनेशन के बाद कॉमा दे के इधर सेम चीज़ यहाँ पेस्ट किया। बस यहाँ पे अंतर ये है कि ये अलग से डिफाइन कर रहा हूँ, कब इसको बताना पड़ेगा कि ये जो तीन है, तीन में से कौन वाले कॉलम में प्राइमरी की लगाना है।
तो वो यहाँ पे कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा आउट ऑफ लाइन वाला में। और इन लाइन का अगर डेफिनेशन लिखना है तो वहाँ पर तो सेम ही कॉलम के लिए है, तो उसको पता है कि ये इसी कॉलम पे लग रहा है। तो ये इनलाइन डेफिनेशन, ये आउट ऑफ लाइन डेफिनेशन। हाँ, यहाँ पे आउट ऑफ लाइन में एक और बेनिफिट है कि आप यहाँ पे और भी कॉलम का कॉम्बिनेशन दे करके आप बना सकते हो प्राइमरी की। दो तीन चार जितने कॉलम्स का मिला करके आपको यूनिक प्राइमरी की बनाना है, आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। हाँ, अब यूनिक की और प्राइमरी की में मेन डिफरेंस क्या होता है कि यूनिक की हमने जो कल बनाया उसमें क्या था कि मैंने बताया था कल ही कि उसमें जो जितने भी वैल्यूज होंगे उस कॉलम के या फिर उस कॉलम के कॉम्बिनेशन के, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा उसका कोई भी दूसरे रो में वैसा सेम कॉम्बिनेशन। तो प्राइमरी की में क्या होता है, प्राइमरी की में क्या होता है कि यूनिक की का जो फीचर होता है वो होता है प्लस आपका नॉट नल होता है एक इनबिल्ट। तो यानी अगर प्राइमरी की लगाया तो मेरा उसका जिस कॉलम पे लगाया वो कॉलम का जो वैल्यूज होगा अक्रॉस द रोज वो यूनिक वैल्यू होगा, एंड प्लस वो नॉट नल होगा, मतलब उसमें वैल्यू हमेशा रख डालना ही पड़ेगा, या आप उसमें नल डाल करके इंसर्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन यूनिक की अगर सिर्फ बनाया आपने तो आप नल डाल के भी इंसर्ट कर सकते थे। हाँ, डुप्लीकेट नहीं करना है वैल्यू, लेकिन आप नल करके इंसर्ट कर सकते हो उस कॉलम में। और अगर प्राइमरी की लगाया है तो आप यूनिक तो रहेगा ही रहेगा, तो इसमें जो कमी थी नॉट नल वाला वो कमी इसने प्राइमरी की में पूरा हो गया। तो ये दोनों मिला करके ये प्राइमरी की होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे एक और तरीका है, जब टेबल क्रिएट हो गया तो कैसे करेंगे। तो मतलब वापस बाद में मान लो कि मैंने इस समय डेफिनेशन में नहीं डाला ना यहाँ पे ना यहाँ पे, बाद में मुझे पता चला कि मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम में मुझे प्राइमरी की ऐड करना है कंस्ट्रेंट को। तो अलग से लिखेंगे अल्टरल टेबल टेबल नेम, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ लिख दो, और यहाँ पर सिर्फ ऐड लगा दो आगे में। ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, कौन सा कंस्ट्रेंट और उसके अंदर कौन से कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पे emp id है, तो इसको मैं ऐसे चला दे रहा हूँ, तो ये रन हो गया अल्टर्ड, है ना। क्योंकि टेबल वाला तो मैं चला नहीं सकता, वो ऑलरेडी टेबल बन चुका है। तो अब इसके ऊपर शिफ्ट F4 करता हूँ, देखता हूँ कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे पी के emp id बन गया। और जैसे कि बताए थे कि यूनिक कंस्ट्रेंट जैसे ही बनाते हैं ऑटोमेटिक उसमें इंडेक्स बनता है, तो इसमें भी इंडेक्स बनेगा। यहाँ पर अगर इंडेक्स वाला सेक्शन में जाएं तो देखो सेम नाम का इंडेक्स ऑटोमेटिक इसने बना दिया। अभी मैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को डिलीट करूँगा अगर, तो ये इंडेक्स भी चला जाएगा ऑटोमेटिक इसके साथ। ठीक है। तो वो भी करके देख लेते हैं ड्रॉप करके। ओके। तो यहाँ पे ऐड के जगह पे लगा दो ड्रॉप कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, बाकी इधर का डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप चला दे रहा हूँ, ये अल्टर्ड हो गया। अभी वापस इस पे जाता हूँ तो कंस्ट्रेंट तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ इंडेक्स भी नहीं मिलना चाहिए, तो देखो इंडेक्स भी चला गया। तो ये इंडेक्स जो है इसके साथ ही बनता है और इसके साथ में ही ड्रॉप होता है। मतलब इसका इंडेक्स अगर आपने अलग से इंडेक्स बनाया है तो वो ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है। एक और चीज़ जो कल मैंने ये भी बताया था कि प्राइमरी अगर आपने पहले से कोई यूनिक इंडेक्स बना रखा है उस एम्प्लॉय आईडी पे, तो आप यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जब आप डिफाइन कर रहे हो या फिर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, तो इसके बाद यहाँ पे यूजिंग क्लॉज लिख सकते हो। यूजिंग आपका योर ओन इंडेक्स नेम, मतलब अपना इंडेक्स का नाम यहाँ डाल दो। तो वो क्या, ऐसे भी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेक्स बनाने ही जा रहा था, तो उसको ऑलरेडी अगर आप यूनिक्स इंडेक्स बना हुआ है तो उसको यूज कर लेगा वो। ठीक है। तो वो फिर से दोबारा अलग से नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन पे अगर बना हुआ है तो क्यों नया बनाए दो दो। तो आप उसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इस केस में अगर ड्रॉप कंस्ट्रेंट करोगे प्राइमरी की, तो वो सिर्फ कंस्ट्रेंट ड्रॉप होगा, इंडेक्स आपका ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि इंडेक्स उसने नहीं बनाया था, इंडेक्स आपने बनाया था, है ना। जो इंडेक्स वो खुद बनाएगा उसको वो ड्रॉप करेगा सिर्फ। ठीक है।
ये एग्जाम्पल में रख देता हूँ नोटपैड में। ओके, अब यहाँ पर डुप्लीकेट का मतलब क्या है? जैसे कि डुप्लीकेट में बोल रहा हूँ तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक जगह टेबल मेंटेन किया है, जो एक ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेजा है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डुप्लीकेट क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, है ना? हाँ, तो यहाँ देखो कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम में एम्प्लॉय नेम कॉलम है, सैलरी है, एक्शन है, मतलब ये तीन कॉलम ही है एक्चुअली में। ये एक्शन तो मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या इसके ऊपर ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो तीन कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। यहाँ पे एक्शन क्या है कि इंसर्टेड अर्लियर, मतलब पहले से कोई डेटा ऐसा था, एम्प्लॉय आईडी 111 था, नेम दिनेश था, 1000 सैलरी था। तो ये अगर उसके ऊपर यूनिक कंस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है, इन दोनों कॉलम का कॉम्बिनेशन पे, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम पे कॉम्बिनेशन पे लगा हुआ है यूनिक की का, ओके, कंपोजिट यूनिक की, तो ये दोनों पे लगा हुआ है पहले से जब इंसर्टेड था। तो क्या वो वायलेट कर रहा है कंस्ट्रेंट? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है, ऐसा रिकॉर्ड और नहीं था, डुप्लीकेट नहीं है। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक और रो में इंसर्ट करने जा रहा हूँ, अगेन इंसर्टिंग, और इस बार मैं वैल्यू डाल रहा हूँ सिर्फ दिनेश, 111 नहीं डाल रहा हूँ। तो बोल रहा है कि क्या ये कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का ये है 111 और दिनेश, फिर यहाँ पर इस बार दिनेश है, आगे में नल है, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाला अलग कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए डुप्लीकेट नहीं है। सिर्फ एक वैल्यू मैच करने से नहीं होगा, दोनों वैल्यू मैच करनी चाहिए, दोनों कॉलम का, ठीक है? तो इसलिए ये कंस्ट्रेंट को वायलेट नहीं कर रहा है अगर आप ऐसा इंसर्ट करोगे तो, यूनिक कंस्ट्रेंट के केस में बोल रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पर मैं फिर से सेम कॉम्बिनेशन डाल रहा हूँ, तो ये देखो इस बार वो वायलेट किया, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैच कर ही रहा है, इधर भी मैच कर रहा है, हालांकि ये नल है लेकिन एक तरह से मैचिंग ही है, क्योंकि ऐसा सेम कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। इस केस में आपको इंसर्ट अलाउड नहीं है, आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे इस कॉम्बिनेशन को। फिर आगे मैं इस तरह से भी डाल रहा हूँ 111 एंड दिनेश, तो ये भी वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेम कॉम्बिनेशन ऑलरेडी फर्स्ट रो ही है, करेक्ट? तो इस तरीके से आपको समझना है। यस। हम्म। 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 कहाँ ये फोर्थ वाला? तो ये कोई इंसर्ट कर रहा है, अभी आया नहीं है ये। आई एम ट्राइंग, ये बोल रहा हूँ कि अगेन इंसर्टिंग, मतलब इंसर्ट करते समय मुझे ये एरर दिया, इंसर्ट हुआ नहीं है। कि मैं बोल रहा हूँ कि पहले से एक रो पहले से था, पहले से एक ही रो था बस। अब मैं सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा हूँ इंसर्ट करने का विद ये कॉम्बिनेशन सेकंड वाला, तो ये क्या ये वैल्यूट करेगा जब मैं इंसर्ट करूँगा? तो क्या वो मुझे रोकेगा इंसर्ट करने से? तो नहीं, ठीक है, वो इंसर्ट हो जाएगा। अब जब वो इंसर्ट हो गया, यानी अभी समझ लो कि दो रो इंसर्टेड है ऑलरेडी, अब तीसरा रो मैं फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ ऐसा ही सेम, हालांकि उसका सैलरी चेंज है, बट ये फर्स्ट दो वैल्यू तो सिमिलर है टू द सेकेंड। तो जब इस टाइम में थर्ड वाला जब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ, तो वो मुझे स्टॉप कर रहा है इंसर्ट होने से, वो इंसर्ट होगा नहीं, वायलेट कर रहा है, तो ये इंसर्ट हुआ ही नहीं एक्चुअली में। फिर जब मैं फोर्थ वाला डालने जा रहा हूँ ये कॉम्बिनेशन का, तो भी ये इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो भी ये मुझे रोक रहा है, ये इंसर्ट हुआ ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है? ये सिर्फ मुझे बता रहा है कि मैं आप ये इंसर्ट नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ जहाँ रेड है वो इंसर्ट हुआ नहीं है एक्चुअली में, टेबल में ये डेटा चला गया जहाँ जहाँ नो है। तो हम्म, कि मतलब क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, मैं वैसा एक टेबल बनाया था।
ठीक है, तो ये प्राइमरी की एंड यूनिक की का है। और सब और प्राइमरी की में ये तो यूनिक की का था, प्राइमरी की में भी सेम रूल अप्लाई होता है। फिर जो आपका ये इंसर्ट करने का जो मेथड मैंने अभी बताया कि मतलब क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, बस प्राइमरी की में एक और चीज़ है कि आप नल करके इंसर्ट नहीं कर सकते हो, जो आप यूनिक की में इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो नल नल है, दोनों कॉलम नल है, अलाउड है। यहाँ पर देखो वैलिड नहीं कर रहा है ना, नो नो कर रहा है। मतलब आपने फर्स्ट दोनों कॉलम को आपने नल किया, और बाकी दूसरे कॉलम्स में वैल्यू डाल करके नया रो इंसर्ट कर दिया, वो अलाउड है। फिर से आपने दोनों को नल रखा, डेट इज ऑल्सो अलाउड। लेकिन यही चीज़ आपका प्राइमरी की में अलाउड नहीं है, ये दोनों, ये वाला फंडा, नीचे का दो, प्राइमरी की में आपको वैल्यू डालना ही पड़ेगा। तो इतना ही अंतर है प्राइमरी की और यूनिक की में। ठीक है। ओके सर। ओके, प्राइमरी की हो गया, यूनिक की हो गया। अब आते हैं फॉरेन की। फॉरेन की में क्या होता है कि एक टेबल का प्राइमरी की जैसे काम करते हैं, डिपार्टमेंट टेबल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, एक तरह का कोई मास्टर टेबल है, ठीक है। मास्टर टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 20 है, 30 है, ये यहाँ पर प्राइमरी की है इस टेबल में, करेक्ट। क्योंकि हर एक टेबल का अपना अपना जो प्राइमरी की है, तो इस टेबल का प्राइमरी की डिपार्टमेंट आईडी है। लेकिन वही टेबल आप अगर अपने टेबल में देखोगे, एम्प्लॉय वाले टेबल में, तो यहाँ पे प्राइमरी की हमारा एम्प्लॉय आईडी पे है, क्योंकि यहाँ का यूनिकनेस मुझे एम्प्लॉय आईडी से आइडेंटिफाई हो रहा है ना। तो अब क्या है, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की का मतलब होता है कि आप जो यहाँ पर डिपार्टमेंट डालना चाहते हो, तो ये जो डिपार्टमेंट है, अपने डिपार्टमेंट टेबल में वो एक प्राइमरी की है, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन अपने टेबल में वो प्राइमरी की है ये वैल्यूज। तो ये जो मेंटेन करना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि मतलब जो डेटा वहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ वो ही आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हो, कोई दूसरा वैल्यू नहीं डाल सकते। जैसे कि यहाँ डिपार्टमेंट्स में अगर मान लीजिए कि 30 10 है, 30 है, 10 20 30, मान लो कि पहला तीन ही रिकॉर्ड था, इधर नीचे का भूल जाओ, लेट्स से कि अभी तीन ही रिकॉर्ड है एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो तीन रिकॉर्ड अगर इस टेबल में है डिपार्टमेंट में, 10 20 30, तो अगर आपका इसमें फॉरेन की का अप्लाइड है इस वाले कॉलम पे, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आप 40 डालो या 50 डालो या कुछ और डालो, अलाउड नहीं है। आप सिर्फ 10 20 30 तीन ही वैल्यू आप डाल सकते हो। अगर आप एक नया रो इंसर्ट कर रहे हो, मान लो लेट्स से ऐसा, और उसमें डिपार्टमेंट के लिए अगेंस्ट में वैल्यू 90 डाल रहे हो, तो ये इंसर्ट आपको रोक देगा, इंसर्ट होने नहीं देगा। वो बोलेगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वायलेट कर रहा है। क्यों? ओके सर। क्योंकि वहाँ उसको वो चेक करता है कि जो वैल्यू आप डाले हो, फिर वो वैल्यू देखता है कि उसके मास्टर में अवेलेबल है क्या, अगर नहीं अवेलेबल है तो अलाउड नहीं, अगर अवेलेबल है तो अलाउड है, सिंपल। तो इसलिए इसका नाम है फॉरेन की, ठीक है। क्योंकि ये जो की है, ये फॉरेन दूसरे टेबल से है। फॉरेन मतलब होता है ना बाहर का, तो ये की जो है ये इसी टेबल का की है, लेकिन ये जो की है ये दूसरे टेबल का की है, इसलिए इसका नाम रखा गया फॉरेन की। ओके सर। ठीक है, अब ये बनाएंगे कैसे, सिंपल है, जैसे बनाते थे। अगेन यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, और एम्प्लॉयज़ न्यू पे ऑलरेडी मेरा प्राइमरी की था ही, ठीक है। एंड एम्प्लॉयज़ न्यू, ओके। यहाँ पे ये बाद में कॉलम ऐड किया था ना हमने कुछ कुछ, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में नहीं दिख रहा है। लेट्स से कि यहाँ पे वो ईएमपी डेप्ट भी था, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्ट के बाद आप यहाँ पर डाल सकते हो, सेम तरीका सेम है, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम, और यहाँ पे फॉरेन की। तो कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम यहाँ पी के जगह पे मैं रख देता हूँ एफ के, और यहाँ पे ईएमपी के जगह पे ये हो गया डेप्ट आईडी, और यहाँ प्राइमरी के जगह पे हो जाएगा फॉरेन की, ठीक है।
फॉरेन की हो गया। अब यहाँ पे ये तो रेफरेंस हो गया एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पे लिखना होगा रेफरेंसेस, मतलब फॉरेन की हो रहा है तो ये जो कॉलम है डिपार्टमेंट किस वाले टेबल के कॉलम के साथ मैप करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेफरेंसेस, और यहाँ पर टेबल का नाम, यानी जिस टेबल के साथ इसका वैल्यू लुकअप होगा, मतलब चेक करेगा, उस टेबल का नाम, और ब्रैकेट में उस टेबल के उस कॉलम का नाम। तो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे शायद फॉरेन की नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट काम हो जाता है सीधा रेफरेंसेस लिखने से। इनलाइन है ना, तो इनलाइन में ऐसे हो जाएगा, और आउट ऑफ लाइन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ऐसा लिखा है इन लाइन में, यानी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जो है, कंस्ट्रेंट और कंस्ट्रेंट नेम रेफरेंसेस, क्योंकि यहाँ फॉरेन की लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये समझ आ रहा है रेफरेंस ले रहा है सीधा, किस टेबल से रेफरेंस ले रहा है तो हाँ हाँ, बिल्कुल लग सकता है। तो यहाँ रेफरेंसेस कौन सा टेबल में, और उस टेबल का कौन से कॉलम के साथ रेफरेंस हो रहा है। उसी तरह आउट ऑफ लाइन अगर लिखना है तो यहाँ पर सारे कॉलम्स ख़त्म होने के बाद यहाँ पे नीचे में अगेन ऐसे ही एक और पेस्ट कर दो। ये तो इसके लिए था ना, प्राइमरी की के लिए, वैसे ही ये मैं एक मिनट इसको भी लिख लेता हूँ यहाँ पे ऐसा। हाँ, तो रेफरेंसेस के पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉरेन की। यहाँ पे भी लगता है ऐसे नहीं, इधर लिखना पड़ता है। ओके, कॉलम का नाम तो डालना ही पड़ेगा, ये ऐसे क्यों है। सारे सिंटेक्स दिमाग में नहीं रहता है। हाँ ठीक है, तो इन लाइन में ऐसा हो गया। और आउट ऑफ लाइन में तो ऐसे भी आपको बताया कि कोई भी कंस्ट्रेंट बनाते हैं तो कॉलम का नाम डालना पड़ता है, क्योंकि इन लाइन में तो उसको पता होता है कि किस कॉलम के बारे में बात हो रहा है। लेकिन आउट ऑफ लाइन में तो यहाँ बताना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, फॉरेन की, और कौन सा कॉलम के लिए, तो ये एमपी डेप्थ के लिए हम बता रहे हैं। फिर वो रेफरेंस लेना है किससे, तो डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट में कौन सा कॉलम, तो ये वाला कॉलम। डायरेक्टली कॉलम नेम नहीं मतलब, नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा डिपार्टमेंट आईडी कौन सा टेबल है। डिपार्टमेंट तो बहुत, आईडी तो बहुत सारे टेबल्स में होंगे। हाँ, तो डिपार्टमेंट आईडी हो सकता है कि मेरा ईएमपी इमेज में हो, ईएमपी सैलरी में, ऐसे ऐसे बहुत सारे टेबल में मिल सकता है। तो इसलिए कॉलम नेम से पहले आपको ऐसे भी टेबल नेम डालना ही पड़ेगा। ओके। नहीं भी हो तो भी ये उसका सिंटैक्स ही है कि आपको बताना होगा कि कौन सा टेबल रेफरेंस करना है, यानी ये जो टेबल का कॉलम्स कौन वाले टेबल के कॉलम्स है, तो डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स है। अब उसके अंदर कौन से कॉलम, तो फिर कॉलम का नाम भी डालना है। ओके सर। ठीक है, तो ये इन लाइन, ये आउट ऑफ लाइन, और उसी तरह अल्टर स्टेटमेंट। अब अल्टर में भी कुछ नहीं है, बस ऐसा ही इसको उठा के इधर रख दो, ये अल्टर हो गया। और यहाँ पे ऐसे लिख दो, और जस्ट कंस्ट्रेंट के पहले ऐड लिख दो। तो ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम, बाकी सब कुछ वही। और अगर इसको ड्रॉप करना है तो यहाँ पर ड्रॉप का सिंटेक्स है ऐसा, खत्म। ठीक है, ओके तो सर। ये फॉरेन की का है। अब इसमें फॉरेन की में, एक मिनट इसको पहले पेस्ट कर लूँ इधर। हाँ, अब ये फॉरेन की का अगर कंस्ट्रेंट लगा दूँ तो ये मुझे अलाउड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक करके देखते हैं। ओके, फॉरेन की लगा लेता हूँ, तो मैं ये अल्टर स्टेटमेंट चलाता हूँ। अल्टर हो गया, क्योंकि टेबल तो बना ही था। तो ये अब क्रिएट टेबल वाला हटा देता हूँ, ये मेरा फॉरेन की लग गया। अब मैं इसके ऊपर शिफ्ट F4 करता हूँ, तो यहाँ मुझे दिख रहा है एफ के। मैंने प्राइमरी की नहीं लगाया था क्या पहले, चलाया नहीं होगा शायद। बाद, अच्छा बाद में ड्रॉप करके दिखाया तो ड्रॉप हो गया था।
इसलिए प्राइमरी की यहाँ दिख नहीं रहा, याद है? कुछ देर पहले हमने प्राइमरी की बनाया था। एनीवे तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, ये कंस्ट्रेंट का टाइप है, फिर ये कौन सा स्कीमा और उस कौन सा टेबल को रेफरेंस ले रहा है, तो एचआर टेबल को। फिर एचआर टेबल के कौन से वाले कंस्ट्रेंट, उसके अंदर डिपार्टमेंट आईडी करके पीके है ऑलरेडी, तो उसके साथ ज्वाइन हो रहा है, मतलब वहाँ से वो वैलिडेट करेगा। ठीक है। ओके सर। इसके ऊपर अगर शिफ्ट F4 करो, नहीं नहीं खुलता यहाँ से। एनीवे तो ये रेफरेंस लग गया। अब चलो इसमें एक इंसर्ट करके देखते हैं फट से, हाउ इट बिहेव्स। ओके। तो एक इंसर्ट स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा इसको रन कर लूँ। और इसका कहाँ गया, एक्सपोर्ट, यहाँ से इंसर्ट स्क्रिप्ट ही बना लेता हूँ मैं। एक्सपोर्ट टेबल का नाम क्या नाम था, एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर न्यू, एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर न्यू। और इसको सेव कहाँ करना है, सेव मैं क्लिपबोर्ड में कर रहा हूँ। क्लिपबोर्ड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसको चलाऊंगा तो कॉपी हो जाएगा। ये मेमोरी में कॉपी हो गया। अब यहाँ पे मैं एक नया टैब लेता हूँ, इसमें पेस्ट कर दिया, तो इंसर्ट स्क्रिप्ट रेडी है। तो इतना छोड़ो, मैं सिर्फ एक ही को करके देखूंगा। ओके। और यहाँ वैल्यूज को नीचे कर दो। हाँ, अब यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट्स टेबल में पहले देखता हूँ कि कौन कौन सा अलाउड है, तो यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन कि इनमें से कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा अजीब सा देता हूँ इसमें। डिपार्टमेंट 30 के जगह पे देता हूँ 1111। डेफिनेटली ये 111 तो यहाँ नहीं दिख रहा कहीं, है ना? तो ये डिपार्टमेंट में डालने के ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये 1000 है, 1000 भी एरर, अच्छा यहाँ तो प्राइमरी की है नहीं एक्चुअली में, तो एरर नहीं देगा ये। ठीक है। तो इसको रन करके देखता हूँ, ये एरर दिया। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉरेन की एफ के डेप्ट आईडी, है ना, पेरेंट की नॉट फाउंड, यानी ये जो दिए हो वो पेरेंट की में नहीं है 1111, तो आपको वो डालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आप या तो पेरेंट की, अगर आपको लग रहा है आप वेरी श्योर हो कि ये डिपार्टमेंट होगा ही होगा, तो फिर डिपार्टमेंट मास्टर में पहले एक एंट्री करवाओ। जब वहाँ एंट्री हो जाएगी तब आप यहाँ इंसर्ट करो, या नहीं तो फिर आप यहाँ पर नल भी डाल सकते हो। नल तो लेना चाहिए, देखता हूँ नल हो गया। कि मतलब आप अभी फ़िलहाल श्योर नहीं हो कौन सा डिपार्टमेंट डालना है तो खाली छोड़ दिए, बाद में डिपार्टमेंट कंफर्म हो जाएगा तो अलग से अपडेट स्टेटमेंट चला देंगे। ठीक है। तो कभी एरर आए तो ओके ऐसे सर। भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको रोल बैक करता हूँ। अब इसमें एक और चीज़ था, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम में, सॉरी फॉरेन की में जो जो मेथड बताया उसमें यहाँ पे रेफरेंस लिया, कौन से टेबल एंड कौन से कॉलम से रेफरेंस लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर और भी चीज़ है, क्लॉजेज है, जैसे ऑन डिलीट, एक होता है कास्केड, ठीक है, या फिर ऑन डिलीट सेट नल। ठीक है, ये दोनों में से एक, दोनों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो लिखना ही है। आप ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, अगर नहीं चूज करोगे डेट्स ऑल्सो ओके। अब यहाँ पे क्या है कि अभी फ़िलहाल मैं ये चलाया नहीं हूँ। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डिपार्टमेंट 30 है, 60 है। ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे भी 30 60 अवेलेबल है। अगर मैं डिपार्टमेंट 30 60 को यहाँ से डिलीट करूँ, वेयर डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू 30, डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू 30, तो ये अलाउ नहीं करेगा। पहले इसको रन करता हूँ सेलेक्ट, फिर यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ यार, रोल बैक, मैंने मल्टीपल स्टेटमेंट चलाया, यहाँ तक चलाता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखो ये बोल रहा है कि चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है।
पहले क्या था यहाँ पे कि जब मैं इंसर्ट कर रहा था चाइल्ड टेबल पे, ये चाइल्ड टेबल है और ये पेरेंट टेबल है डिपार्टमेंट्स। तो चाइल्ड टेबल में अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और वो डेफिनेशन अगर डिपार्टमेंट टेबल में नहीं है तो इंसर्ट अलाउड नहीं था चाइल्ड में। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड मैं डिलीट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट से और वो डेफिनेशन जो है जैसे 30, उसका डेफिनेशन चाइल्ड में मौजूद है अगर, समझ रहे हो, तो वो आप मास्टर को डिलीट नहीं कर सकते हो। ये कहने का ये सीधा इसका मतलब है कि आपने एक ग्राउंड फ्लोर को आप मतलब बॉम्ब से उड़ाना चाहते हो, तो ऊपर के तो सभी माले गिर जाएंगे ना। ये वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 30 अगर ड्रॉप डिलीट करेंगे तो फिर इसका डेफिनेशन तो इंटीग्रिटी वायलेट हो जाएगा ना। यहाँ पर अगर वो 30 पड़ा रह जाएगा एम्प्लॉय टेबल में और यहाँ से डिलीट कर देंगे तब तो फिर उसके हिसाब से उसका रूल खुद ही गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसका नियम क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू डाल रहे हैं वो वैल्यू मेरा डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में 30 ऑलरेडी है और यहाँ से आप बैक पीछे से डिलीट कर दे रहे हो, तब तो रूल ब्रेक हो गया ना। तो इसलिए ऐसे अलाउड नहीं है। आप मास्टर को डिलीट नहीं कर सकते हो अगर उसका कोई चाइल्ड है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर मैं 111 करके एक नया डिपार्टमेंट डाल दूँ और उस डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉय नहीं है, तब आप उसको डिलीट कर पाओगे, कर सकते हो। लेकिन एक भी रिकॉर्ड अगर उस डिपार्टमेंट का है चाइल्ड वाले टेबल में, तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आप इतना चलाए हो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट में, तो वो नहीं अलाउ करेगा। हाँ, अगर आप ऐसा करोगे, उसके आगे दो स्टेटमेंट चाहिए चाहिए। अगर ये वाला चलाओगे ऑन डिलीट कास्केट के साथ में, मतलब फॉरेन की जब बनाओगे और उसमें डाल दोगे ऑन डिलीट कास्केट, तो ऑन डिलीट मतलब यहाँ पर ये क्लॉज का मतलब कि जब डिलीट करो पेरेंट को तो वो कास्केड इफेक्ट होना चाहिए। कास्केड इफेक्ट मतलब कि खुद तो डिलीट होगा ही और वो उसका जो चाइल्ड जहाँ जहाँ 30 का ऑकरेंसेस है वो रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देगा जहाँ जहाँ चाइल्ड टेबल है। तो ये अगर मैं डिपार्टमेंट से 30 डिलीट कर रहा हूँ तो ये पहले फिर चाइल्ड में जाएगा और वहाँ पर 30 को ढूंढेगा जहाँ जहाँ 30 है वो रिकॉर्ड ही पूरा डिलीट कर देगा 30 को। एंड देन फिर अपना वाला डिलीट करेगा। ताकि इससे क्या होगा कि उस इंटेग्रिटी मेंटेन होगा कि दोनों जगह नहीं होने चाहिए। और दूसरा वाला क्या है कि ऑन डिलीट सेट नल, ये क्या कहता है कि अगर आप 30 को डिलीट कर रहे हो और उसका कोई चाइल्ड मौजूद है, तो उस रिकॉर्ड को डिलीट मत करो चाइल्ड वाले को, आप उसके बदले में सिर्फ उसका वैल्यू को नल कर दो, ताकि वो बाद में कोई और दूसरा डिपार्टमेंट सेट कर पाए। समझ रहे हो? तो एटलीस्ट कम से कम ये सीखें। सेट नल वाला पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना चाइल्ड का वो तो सही नहीं है। तो आप मतलब डिपेंड करता है कहाँ कैसा रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों आप जान के रहो। तो अभी मैं ये करके ये ऐड भी कर दूंगा तो मैं ये करके नहीं दिखा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये डिपार्टमेंट टेबल से मेरा और भी दूसरे टेबल में भी ऑलरेडी बना हुआ है। अगर मैं यहाँ ऑन डिलीट कास्केट लगा दूँ और फिर मैं यहाँ डिलीट करने जाऊँ तब भी मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा इसी का फॉरेन की और भी टेबल्स पे बना हुआ है, डिपेंडेंसी बना हुआ है। मुझे वो सब जगह हटाना पड़ेगा आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। तो अभी आप सिर्फ इतना जान लो कि आप ऐसे करोगे, ये वाला स्टेटमेंट चलाओगे तो चाइल्ड का भी डेट रोज डिलीट हो जाएगा। और अगर इसको हटा करके नीचे वाला के साथ चलाओगे तो वो रो रहेगा लेकिन उसका वो कॉलम वैल्यू नल कर देगा। सिंपल। ठीक है। तो ये ऑन ऑन डिलीट वाला जो है, ये ये स्टेटमेंट को आप यहाँ भी लिख सकते थे। मतलब जहाँ जहाँ डेफिनेशन आप देते हो फॉरेन की का, हर जगह एप्लीकेबल है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए मैं इसको 2 बार लिखता हूँ। ठीक है। तो ऑन डिलीट कास्केड मतलब ये एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसी चीज़ को ऑन डिलीट कास्केड और सेट नल को यहाँ भी लिख सकते थे। आउट ऑफ लाइन वाला जो डेफिनेशन है यहाँ पे, और इन लाइन वाला डेफिनेशन है यहाँ पे भी। ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। ओके सर। एंड अब आते हैं उस पे, चेक कंस्ट्रेंट पे। चेक कंस्ट्रेंट का भी ऐसे ही है।
डेफिनेशन अगेन यहाँ पे वैसे लिख सकते हो, इसको ऊपर वाला घटाओ। चेक कंस्ट्रेंट में है कि आप कोई एक टेबल का यूनिकनेस या फिर नॉट नल या फिर ये सब नहीं, उसके अलावा आपको कुछ अलग से कोई वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू आप कंडीशन वाइज अगर कुछ चेक करना चाहते हो तो आपको चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो गया एम्प्लॉय का नेम हो गया लेट से, या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे मान लो कि ईएमपी सैलरी ले लेते हैं कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे नंबर है डेटा टाइप। तो यहाँ पर ईएमपी सैलरी पे यहाँ पर लिखोगे कंस्ट्रेंट, अगेन तरीका वही है। ठीक है, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम यानी चेक कंस्ट्रेंट मान लो सी के, एंड ईएमपी सैलरी। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट का नाम और उस कंस्ट्रेंट का टाइप यानी चेक, और ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप जो कंडीशन डालना चाहते हो कि ईएमपी सैलरी में किस तरह का डेटा अलाउड है या फिर किस तरह का अलाउड नहीं है, आप यहाँ कंडीशन डाल सकते हो। तो यहाँ पर ऐसे लिख दो ईएमपी सैलरी नॉट, या फिर ऐसा ईएमपी सैलरी ग्रेटर देन जीरो, जब भी, बस। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस टेबल में इंसर्ट करूँगा एक रो, तो वो ईएमपी सैलरी के अगेंस्ट में जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो हमेशा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तभी अलाउ करेगा। अगर जीरो या जीरो से कम है, निगेटिव है, तो इंसर्ट होने नहीं देगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा नहीं कि एक ही कंडीशन लिख सकते हो, यहाँ पे इसमें अलग अलग, जैसे कि कोई मान लो कि एक ऐसा है स्टेट है, स्टेट नाम का कॉलम है। ठीक है, कैसा भी तरीका से लिख सकते हो, मान लो स्टेट, कौन कौन से स्टेट है अपने देश में, और वो स्टेट का नाम उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं जितने भी स्टेट्स का नाम है। तो आप उससे ज़्यादा स्टेट्स का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हो, या फिर यहाँ पर डाल सकते हो सिस्टम में कि जो स्टेट है, यानी जैसो, या फिर मान लो कि जिस कंपनी में हो उसके लिए मान लो 5 ही स्टेट एप्लीकेबल है, छठा स्टेट स्टेट का डेटा आना ही नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हो, इसके काम करते स्टेट्स लिखता हूँ, ये कीवर्ड है वो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स, और यहाँ पे स्टेट्स इन, बस। और आप मैनुअली यहाँ डाल दो। ठीक है, मान लो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ महाराष्ट्र, और और कौन कौन सा शॉर्ट में लिखो, झारखंड, बिहार, डब्ल्यू बी, ओडी, उड़ीसा, ऐसे करके मान लो कि आपको ये 5 ही वैल्यू अलाउड करने हैं। उसके अलावा कोई अगर दिल्ली का डाले, है ना, या फिर कोई और दूसरे स्टेट का वैल्यू डाले तो आप अलाउड नहीं करो। तो आप अगर ऐसे करके डालोगे, दिस इज द चेक क्वेश्चन की मतलब कोई कंडीशन आप डाल सकते हो डेटा के ऊपर स्पेशली, उस समय चेक करेगा। तो इस तरह का कंस्ट्रेंट भी आप लगा सकते हो। ठीक है, अब इसी को अगेन यहाँ पर आउट ऑफ लाइन लगाना है तो सेम तरीका है, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे लगा दो, और स्टेट्स के ऊपर भी आपको लगाना है, तो यहाँ पे स्टेट्स पे भी लगा दो, और यहाँ पे ये कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट ये सब बंद करता हूँ। ठीक है, तो ईएमपी सैलरी और स्टेट्स इन दोनों पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, कि इसका सैलरी इतना हमेशा जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, और इतने ही स्टेट्स अलाउड है इंसर्ट होने के लिए, और उसको आउट ऑफ लाइन करना है तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे अगर आपको ऐसे लिखना है तो सेम चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ अल्टर स्टेटमेंट में, कि यानी अगर टेबल आपका ऑलरेडी क्रिएट हो गया है तो अल्टर टेबल, टेबल नेम यहाँ पर इतना पार्ट को रिप्लेस कर दो ऐड आगे में लगा करके, बस हो गया, है ना। उसी तरह इसको भी अगर लगाना है, ठीक है,
और अगर उस कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करना है तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट का नाम डाल दो। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो एक को करके देखते हैं। अल्टर हो गया, यानी एम्प्लॉय सैलरी आपका होगा पहले से, तभी तो कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है। देखता हूँ पहले इसमें है क्या, एमपी सैलरी था ही, नहीं तो एरर देता अभी, क्योंकि वो कॉलम ही नहीं है तो उसके ऊपर कंस्ट्रेंट क्या लगता। तो ये कॉलम था। ओके, तो यहाँ पे ईएमपी सैलरी में यहाँ पे देखो 10,000 है, उसको अगर मैं -10,000 करके इंसर्ट करूँगा तो ये एरर देना चाहिए। तो यहाँ लिखा है चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड, है ना, आपका अलाउड नहीं है। और क्या है, अब वो चेक कंस्टेंट के ऊपर जाओ आपको पता चलेगा, इसलिए उसने चेक कंस्टेंट का नाम दे दिया। यहाँ पर चेक कंस्टेंट का नाम यहाँ पर बाहर में पेस्ट करो, उसके ऊपर शिफ्ट F4 करो, यहाँ से डायरेक्ट नहीं, टेबल पे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ माइनस हटा देता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया इजिली। जीरो करूँगा तो जीरो इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ आगे नहीं एरर आया, है ना। तो वही है, तो ये फंडा है चेक कंस्टेंट का। इसको रखता हूँ मैं। ठीक है, और ये प्राइमरी की एंड फॉरेन की का मैं एक पॉइंट और बताना भूल गया, कि जब आप प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हो या फिर यूनिक की अप्लाई कर रहे हो, सॉरी फॉरेन नहीं, यूनिक की एंड प्राइमरी की जब आप बना रहे हो, तो जिस कॉलम पे आप अप्लाई करने जा रहे हो वो उसका डेटा पहले से यूनिक ही होना चाहिए। अगर आपका पहले से डुप्लीकेट उसमें पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप प्राइमरी की या यूनिक की अप्लाई करोगे कंस्ट्रेंट, तो वो बनेगा ही नहीं कंस्ट्रेंट। पहले आपको डेटा को ठीक करना होगा, ढूंढ करके कि कहाँ कहाँ पे उस कॉम्बिनेशन में डेटा में डुप्लीकेसी है। तो वो डुप्लीकेट आपको पहले हटाना होगा, उसके बाद आप ये चलाओगे ऐड कंस्ट्रेंट वाला, तभी चलेगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा। ओके, आप बोलोगे कि ये बन क्यों नहीं ओके रहा है, सर। तो वो ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि उसको मेंटेन करना है, वो पहले से डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप स्टैंप लगा दोगे पर यूनिक की का, तो वो नहीं चलेगा ना, तो उसको पहले ठीक करो फिर स्टैंप लगाओ। सर करेक्ट। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब यूनिक की लगा के फिर प्राइमरी की लगाएंगे? दो दो की एक ही कॉलम कॉम्बिनेशन पे लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि यूनिक की ऑलरेडी इनबिल्ट है प्राइमरी की में, तो फिर कोई क्या मतलब है उसका। हाँ हाँ हाँ, ओके। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट का था, आप कंस्ट्रेंट पे प्रैक्टिस करो। कंस्ट्रेंट खत्म। अब आते हैं हम लोग उसके आगे, और भी जो कंस्ट्रेंट में कोई डाउट है। नहीं सर, नहीं है डाउट। ठीक है, अभी कंस्ट्रेंट के रखते हैं, अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे सीक्वेंसेस, ट्रिगर्स, सिनोनिम्स, ये सब पे बात करेंगे।